नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा एडमिशन का यूज, स्वीकृति का प्रयोग क्या होता है। और इस वीडियो पर एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया और काफ़ी अच्छा कमेंट है। तो मैं इस कमेंट के रिगार्डिंग जवाब तो उनको वहाँ दे सकता था, बट मुझे लगा कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसका तो जवाब वीडियो बनाकर ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का ऐसा डाउट हो सकता है। तो इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे दोस्तों। तो पहले लाइक कर दीजिए और पूरी देखिएगा वीडियो को। और दोस्तों, मैंने कल लाइव आने की कोशिश करी थी। मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में आपको लाइव में पढ़ाऊँ कि आप वहाँ पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं मेरे से साथ के साथ, तो मैं उनका जवाब दे दूँगा। बट मैं लास्ट वीडियो में तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट फ्यूचर में 100% मैं ज़रूर सक्सेसफुल हो जाऊँगा। बस आप देखते रहिए लीगल में। कमेंट ये आया था दोस्तों, उन्होंने कहा है कि सर, इफ एडमिशन इज डन ऑन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, देन व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। इनका कहना है कि जब एक स्वीकृति किसी दस्तावेज में कर दी गई, तो उसको प्रूव करने की क्या आवश्यकता हो। इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए आपको दो चार बातें जाननी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि प्रूव क्या होता है, किसको प्रूव कहें। और कभी-कभी वर्ड मिलेगा आपको प्रूफ और कभी मिलेगा प्रूफ, सबूत या साबित। तो दोनों शब्दों को थोड़ा-सा आप समझ लीजिए। देखिए, प्रूफ क्या है? प्रूफ का मतलब है एविडेंस, साक्ष्य। और प्रूव, P-R-O-V, प्रूव का मतलब है कि जब मैजिस्ट्रेट साहब ये कंसीडर कर लेंगे कि हाँ, इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, इस तथ्य का अस्तित्व है, आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, जो मैटर कोर्ट के सामने हैं, उन सबको कंसीडर करने के बाद अगर कोर्ट ने ये मान लिया कि हाँ, इस तथ्य का तो एग्जिस्टेंस है, देन कहेंगे कि वो फैक्ट प्रूव हो गया है। इसके ऊपर बहुत ही अच्छी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है दोस्तों, आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। चाहे आप प्रैक्टिस में यूज़ करें, चाहे एग्ज़ाम में बैठें, जो मर्ज़ी आप करें, अगर लीगल फ्रेटर्निटी में आपको रहना है, तो वो वीडियो देखे बिना आप फ्यूचर में सक्सेस नहीं हो सकते। तो इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आपको ये वीडियो मैं लगा दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, पूरी ये वाली वीडियो देखने के बाद। तो प्रूफ के लिए वो मैटर बोला गया कि कोर्ट के सामने जो मैटर्स होंगे, उनको कंसीडर करने के बाद तो ये मैटर कोर्ट के सामने जाते कैसे? तो कोर्ट के सामने ये मैटर्स ओरल एविडेंस के थ्रू जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू जा सकते हैं, एफिडेविट की फॉर्म में जा सकते हैं, एक्यूज अपना एक्सप्लेनेशन दे सकता है, चार्जशीट में कुछ डॉक्यूमेंट लगे हो सकते हैं जो प्रूव नहीं किए गए हैं, बट कोर्ट के सामने हैं। उनको सभी को कंसीडर करने के बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि कोई फैक्ट प्रूव हुआ या नहीं। तो अब मैं इस पॉइंट पर ज़्यादा ना जाकर मैं जाऊँगा जवाब देना चाहूँगा इस क्वेश्चन का। उन्होंने कहा है कि अगर मान लो एक एडमिशन किसी डॉक्यूमेंट में कर दिया गया, तो पहले तो थोड़ा-सा मैं एडमिशन के बारे में आप लोगों को बता दूँ कि अगर किसी पर्सन ने किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया है, तो ये है जनरल एडमिशन। एडमिशन की जनरल डेफिनिशन, कॉमन डेफिनिशन। लेकिन जब आप सेक्शन 15 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 17 इंडियन एविडेंस एक्ट वहाँ पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा गया है कि एक एडमिशन होने के लिए पहले एक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। तो स्टेटमेंट का मतलब होता है शब्द मुँह से कहे गए या कागज़ पर लिखे गए। तो जब ये शब्द होंगे, तब कोई वो कथन बनेगा और कोई कथन होगा, तभी एडमिशन हो सकता है। लेकिन हर कथन एडमिशन नहीं होता। केवल और केवल वो कथन, वो स्टेटमेंट जो किसी पार्टी ने, वो ऐसी पार्टी जो सेक्शन 16, 17, 18 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड 18, 19 एंड 20 इंडियन एविडेंस एक्ट में बताई गई पार्टीज हैं, उन पार्टीज ने किया हो वो स्टेटमेंट। दूसरा, सेक्शन 21, 22 एंड 23, अर्थात सेक्शन 17, अर्थात सेक्शन 19
20 एंड 21 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन 3 सेक्शन, इनमें लिखी हुई परिस्थितियों में अगर किसी व्यक्ति ने कोई स्टेटमेंट दिया था और वो व्यक्ति जो सेक्शन 16, 17, 18 में बताए गए, तो ही वो स्टेटमेंट एडमिशन बन सकता है। अभी भी बन सकता है, लेकिन है नहीं। वो स्टेटमेंट जो अभी मैंने बताया ऐसा है, और साथ में इस स्टेटमेंट का फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के साथ में कुछ नेक्सस होना चाहिए, कुछ कनेक्शन होना चाहिए, कुछ संबंध होना चाहिए, तभी ऐसा स्टेटमेंट एडमिशन बनेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये एडमिशन हो सकता है कि डॉक्यूमेंट में हो, ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने ओरल किया हो। तो जब मैंने आपको डॉक्यूमेंट की क्लासिफिकेशन बताई थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो क्लासिफिकेशन वाली वीडियो आप लोगों ने देख ली हो। जब मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, तो उसमें एक क्लासिफिकेशन ये बताया था कि वो, देखिए क्लासिफिकेशन में और टाइप में डिफरेंस होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया, क्लासिफिकेशन कुछ पैरामीटर्स लेकर, कुछ ग्राउंड्स लेकर डिसाइड किया जाता है कि अगर इस ग्राउंड को लेकर एडमिशन को डिवाइड करने की कोशिश करें तो कितने टाइप का एडमिशन हो सकता है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर भी टाइप होता है। तो मैंने कहा था कि ये एडमिशन कहाँ किया गया है, उसके आधार पर अगर मैं टाइप डिसाइड करने की कोशिश करूँ तो 2 टाइप के मैंने एडमिशंस बताए थे। नंबर 1 जुडिशियल एडमिशन, जिसे हम फॉर्मल एडमिशन भी कहते हैं या एक्सप्रेस्ड एडमिशन भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, जुडिशियल और या फॉर्मल एडमिशन होता है कि जब कोई एडमिशन प्लेंट में किया गया है, नंबर 1 बात, या फिर रिटन स्टेटमेंट में किया गया, या फिर काउंटर में किया गया। इट मीन्स प्लीडिंग्स में अगर कोई एडमिशन किया गया है, तो वो एडमिशन फॉर्मल एडमिशन कहलाएगा। दूसरी बात कि अब ट्रायल शुरू हो गया है, ट्रायल के दौरान विटनेस आया, विटनेस ने कुछ भी बोला मुँह से, ये बोल रहा है, ओरल स्टेटमेंट कोर्ट को दे रहा है, ओरल एविडेंस कोर्ट को दे रहा है, बट यहाँ पर आकर किसी ने कुछ एडमिशन किया, तो वो एडमिशन भी फॉर्मल एडमिशन कहलाएगा। तो ये जो फॉर्मल एडमिशन कोर्ट के सामने हुआ है, अगर ये फॉर्मल एडमिशन की कैटेगरी में एडमिशन आता है, तो इसको अब और कोई एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद उसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रूव्ड माना जाएगा। लेकिन मैंने वो जजमेंट बताते हुए लास्ट वीडियो में ये कहा था कि अगर किसी एडमिशन को ड्यूली प्रूव्ड कर दिया गया है, ड्यूली प्रूव्ड कैसे होता है ये भी मैंने वहाँ पर बताया है। अगर किसी एडमिशन को सम्यक रूप से साबित कर दिया गया है, तो अब उसको, जिस व्यक्ति ने ऐसा एडमिशन किया था, उसको कोर्ट में लाने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे वो विटनेस के फॉर्म में कोर्ट में आया या नहीं आया, विटनेस बॉक्स में खड़ा हुआ या नहीं हुआ, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, अगर मान लो वो आ भी जाता है कोर्ट, मान लो डिफेंडेंट ने कोई एडमिशन किया था और प्लेंटिफ ने, वो सेल्फ हार्मिंग एडमिशन था और प्लेंटिफ ने उसको प्रूव कर दिया। प्रूव करने के तरीके कि उस एडमिशन के लिए ओरल एविडेंस ले आया या डॉक्यूमेंट्री ले आया। क्वेश्चन यही है उनका कि जब एक एडमिशन हो गया है किसी डॉक्यूमेंट में, तो उसे प्रूव करने की आवश्यकता क्या है? तो प्रूव करने का तो पहला मतलब ये है कि उस एडमिशन के रिगार्डिंग एविडेंस कोर्ट के सामने आनी चाहिए, और एविडेंस 2 तरीके से आती है, या तो ओरल एविडेंस आती है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आती है। अर्थात ओरल एविडेंस का मतलब कि कोई विटनेस कोर्ट के सामने आए और अपनी गवाही दे, अपना स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड कराए, ये हो गई ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि वो स्टेटमेंट, वो एडमिशन किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया गया फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब ये हो गई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो ये कहलाता है कि ये प्रूव कर दिया गया है एडमिशन को। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से प्रूव करने की क्या आवश्यकता है जब एक डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी एडमिशन लिख दिया गया है।
तो देखिए अगर वो एडमिशन फॉर्मल एडमिशन है, अर्थात किसी प्लीडिंग में लिखा गया था, कोर्ट के सामने किया गया है, तो वो तो ऑलरेडी प्रूव्ड माना जाएगा। उसके लिए फिर दूसरा कोई प्रूफ, दूसरी एविडेंस लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आती है जहाँ पर एविडेंसरी एडमिशन होता है, नॉन फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, नॉन जुडिशियल होता है। ये वो एडमिशन होते हैं जो कोर्ट के सामने नहीं किए गए। ये मान लो किसी व्यक्ति ने कोर्ट से अलग हटकर किसी और पर्सन से एडमिशन किया था। मान लो डिफेंडेंट है, सूट आया है 2025 में कोर्ट के सामने, लेकिन 2023 में डिफेंडेंट ने एक फैक्ट को एडमिट कर लिया था किसी व्यक्ति के सामने, किसी थर्ड पर्सन से, तो ये कोर्ट में एडमिशन नहीं है। और ये कोर्ट में नहीं हुआ है तो ये इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है। और ऐसे स्टेटमेंट को तो, ऐसे एडमिशन को तो प्रूव करना पड़ेगा, तभी वो सब्स्टैंटिव एविडेंस बनेगा। मान लो कि प्लेंट में लिख दिया प्लेंटिफ ने कि डिफेंडेंट ने पर्सन ए से पर्टिकुलर फैक्ट को एडमिट किया था। अब ये प्लेंट में लिख तो दिया, लेकिन ये प्लेंट में प्लेंटिफ का एडमिशन नहीं है, वादी का एडमिशन नहीं है, ये तो किसी थर्ड पर्सन का एडमिशन है। तो अगर थर्ड पर्सन की एडमिशन को सब्स्टैंटिव एविडेंस बनाना है, तो इसे पहले ड्यूली प्रूव करना पड़ेगा। और ड्यूली प्रूव करने के वही 2 तरीके कि वो जो एडमिशन किया था किसी थर्ड पर्सन से डिफेंडेंट ने, प्रतिवादी ने, वो एडमिशन कोर्ट के सामने आना चाहिए उस तरीके से कि जिस तरीके से एक एविडेंस लाई जा सकती है, या तो ओरल एविडेंस की फॉर्म में या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की फॉर्म में। अगर किसी व्यक्ति को लेटर लिखकर कोई एडमिशन किया था या कोई व्हाट्सएप में मैसेज डालकर एडमिशन किया था, तो उस डॉक्यूमेंट को अगर ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट है तो ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट की तरह प्रूव कर दिया जाए कोर्ट के सामने। अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की तरह उसको प्रूव कर दिया जाएगा। देन ही वो एडमिशन सब्स्टैंटिव एविडेंस बनेगा। तो पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगर एडमिशन को ड्यूली प्रूव कर दिया गया है, तो वो सब्स्टैंटिव एविडेंस हो जाएगा, इर्रेस्पेक्टिव कि वो जिस व्यक्ति ने वो स्टेटमेंट दिया था, जिसने एडमिशन किया था, वो विटनेस बॉक्स में आया, नहीं आया। उससे क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, नहीं हुआ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जब ये अनौपचारिक एडमिशन है, स्वीकृति अनौपचारिक है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे आप? क्योंकि प्रूव तो करना पड़ेगा। प्रूव करने के कितने तरीके हैं, किसी फैक्ट को कितने तरीके से प्रूव किया जा सकता है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है दोस्तों। आप अगर यूट्यूब सर्च बार में लिख देंगे हाउ टू प्रूव अ फैक्ट और साथ में लिख देंगे लीगल लेंथ, तो आपको वो पर्टिकुलर वीडियो निकल कर आ जाएगी। आपको ज़रूर देखना चाहिए कि किसी फैक्ट को कितने तरीके से और किस-किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, तभी माना जाएगा कि वो फैक्ट प्रूव हो गया है। तो अब वो एडमिशन कि सपोज़ डिफेंडेंट ने एक पर्टिकुलर पर्सन ए है, जो इस सूट में ना तो वादी है और ना प्रतिवादी है। लेकिन क्योंकि प्रतिवादी ने, डिफेंडेंट ने उस पर्सन से एडमिशन किया था और प्लेंटिफ इस एडमिशन को प्रूव करना चाहता है कोर्ट में। तो अब या तो ओरल किया था अगर, तो ओरल एविडेंस कैसे आ सकती है? डायरेक्ट होनी चाहिए। डिफेंडेंट ने जिस व्यक्ति से ऐसा एडमिशन किया था, वही व्यक्ति आए कोर्ट में और कोर्ट में आकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए कि यस, मैं ये पर्टिकुलर पर्सन हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है और पर्टिकुलर डेट पर ये डिफेंडेंट मेरे सामने था और मेरे से इसने ये एडमिट किया था कि ये पर्टिकुलर मकान जिसमें मैं रहता हूँ, ये मेरा अपना नहीं है, ये रेंटल है, इसका लैंडलॉर्ड कोई और है। लेकिन आज सूट में कह रहा है कि नहीं, इसका तो लैंडलॉर्ड मैं हूँ, क्योंकि ये सेल्फ हार्मिंग एडमिशन था डिफेंडेंट का, किसी बाहर वाले पर्सन से किया था। तो अब ओरल था,
तो बाहर वाला पर्सन जब तक कोर्ट में नहीं आ जाएगा कहने के लिए, तो वो एडमिशन जो बाहर वाले पर्सन से डिपेंडेंट ने किया, वो प्रूव नहीं हुआ। इसलिए वो ड्यूली प्रूव्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। और अगर मान लो कोई लेटर लिखकर कुछ कहा था, लेटर लिखकर जैसे मान लो ए ने कुछ पैसा लिया था बी से, बी बार-बार ए से पैसे माँगे जा रहा है, सी जो है दोनों का कॉमन फ्रेंड है, तो ए कहता है, सी को एक लेटर लिखता है, मैसेज करता है व्हाट्सएप पर, मेल करता है या वीडियो बनाकर भेजता है व्हाट्सएप से या किसी और मोड से और कहता है कि भाई आप थोड़ा बी को समझाओ क्योंकि बी आपका भी फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड है, मेरे पास मैंने बी से पैसे तो लिए हैं, लेकिन अभी मेरे पास देने के लिए वापस करने के लिए नहीं है, मैं समस्या में चल रहा हूँ, अभी बी को आप समझाओ कि थोड़ा वो सब्र करे, मैं वापस कर दूँगा। तो यहाँ पर ए ने एडमिशन किया है सी से कि हाँ, मैंने बी से पैसे लिए हैं, लेकिन ये प्रूव कैसे होगा? डॉक्यूमेंट में लिखा है, लेटर लिख के भेजा है, लेकिन ये प्रूव कैसे होगा? केवल डॉक्यूमेंट में लिख देने मात्र से नहीं चलेगा काम। हाँ, डॉक्यूमेंट में अगर प्लेंट में लिखा है, अगर रिटन स्टेटमेंट में लिखा है, काउंटर में लिखा है जो कोर्ट के परव्यू में आ गया है वो डॉक्यूमेंट या स्वयं कोर्ट में एविडेंस के रूप में वो डॉक्यूमेंट प्रूव कर दिया गया है। ड्यूली प्रूव्ड का मतलब भैया प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से एविडेंस आनी चाहिए उसी तरीके से आई है। तो अब ये व्यक्ति खुद आए या वो डॉक्यूमेंट पेश करे। मान लो अगर बी ये कहता है कि ए ने जो आज ये मना कर रहा है कोर्ट में कि बी से पैसे नहीं लिए मैंने, ए ने सी को एडमिशन किया था कि उसने पैसे लिए हैं बी से और लेटर लिख के किया था, तो अब प्लेंटिफ के काउंसिल हैं अगर आप, तो आपकी ड्यूटी ये होगी, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही रिकॉर्ड पर ये आ गया कि लेटर लिखकर एडमिशन किया था, इट मीन्स एडमिशन डॉक्यूमेंट्री था। अब डॉक्यूमेंट के कंटेंट को किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, उसी तरीके से इस एडमिशन को प्रूव किया जा सकता है। एंड सेक्शन 22 या सेक्शन अब देखेंगे सेक्शन 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या सेक्शन 22 इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर ये कहा गया है कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ओरल एडमिशन से प्रूव नहीं किया जा सकता। ओरल अकाउंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री एडमिशन इज इर्रेलेवेंट। अगर ये कह दिया गया है कि डॉक्यूमेंट लेटर लेटर देकर सी को एडमिशन किया था, इट मीन्स ये डॉक्यूमेंट्री एडमिशन है, तो आपको सेक्शन 20 भारतीय साक्ष्य अधिनियम ध्यान रखना है। तो अगर आप प्लेंटिफ के एडवोकेट हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सी कोर्ट में आकर ये कह सकता है कि हाँ, मैंने वो लेटर रिसीव किया था। ए ने मुझे लेटर भेजा था। क्योंकि लेटर रिसीव करना उसको तो ओरल एविडेंस से ही प्रूव किया जा सकता है, लेकिन लेटर के कंटेंट उस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या था? ओरल अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एडमिशन इज इर्रेलेवेंट। डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी स्वीकृति है, तो मौखिक साक्ष्य से प्रूव नहीं की जा सकती। वही डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करना पड़ेगा लाकर। ऐसा नहीं है कि ए को लिख दिया था लेटर तो मात्र इतने से वो प्रूव हो जाएगा, नहीं। वो लेटर अब क्वेश्चन में है। अब वो लेटर इन ओरिजिनल कोर्ट में आना चाहिए, देन ही उसके कंटेंट को पढ़कर समझा जाएगा कि क्या एक्चुअल में ए ने एडमिशन किया था कि उसने बी से पैसे लिए हैं। अगर वो लेटर मान लो खो जाता है बी से, फट जाता है, जल जाता है, तो क्या अब ये एडमिशन कभी प्रूव ही नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। जब मैंने सेकेंडरी एविडेंस पर एक वीडियो बनाई थी, अच्छी वीडियो है, वो भी वीडियो मैं इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर दे दूँगा, देखिएगा, ज़रूर देखिए। तो उसमें ये कहा गया था कि सेकेंडरी एविडेंस कब-कब दी जा सकती है और सेकेंडरी एविडेंस होती क्या है?
तो सेकेंडरी एविडेंस, अगर मान लो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अब नष्ट हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। अब सेकेंडरी एविडेंस क्या होगी, वो आप वीडियो देख लीजिए। जनरल बात मैं बता देता हूं कि उसकी फोटोकॉपी हो सकती है जो ओरिजिनल से कराई हो और कंपेयर की गई हो, या फिर उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने उसके कंटेंट देखे थे वो आ सकता है। इट मीन्स यहाँ सी ने उसके कंटेंट देखे थे, लेटर पढ़ा था, वो आके अपना ओरल अकाउंट दे सकता है। लेकिन ओरल अकाउंट कब? जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया हो। इट मीन्स सेकेंडरी कॉपी देने के लिए एंटाइटल्ड हो पार्टी, तभी ओरल अकाउंट दिया जा सकता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर एडमिशन इनफॉर्मल है, नॉन जुडिशियल है, तो उसके लिए तो एविडेंस देकर प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव तो करना पड़ेगा। बिना प्रूव के कोर्ट उसको एविडेंस नहीं मानेगी। अब प्रूव करने के कितने तरीके? सेक्शन 58 इंडियन एविडेंस एक्ट, या सेक्शन 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसमें कहा गया कि इन राइटिंग अगर किसी पर्सन ने किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया है, तो अब उसके लिए एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि कोर्ट के सामने एडमिट कर लिया हो। ये नहीं कि बाहर किसी पर्सन से एडमिट कर लिया है, तो फिर उसके लिए एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं। अगर कोर्ट के सामने इन राइटिंग एडमिट कर लिया है, देन अब वो एविडेंस लाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कहती है सेक्शन 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम या सेक्शन 58 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो दोस्तों, अगर इनफॉर्मल एडमिशन है तो वो प्रूव करना पड़ेगा, ड्यूली प्रूव करना पड़ेगा, एविडेंस देकर प्रूव करना पड़ेगा। और दूसरा, एक मैंने बताया था कि पार्टीज ऑफ द सूट ये एडमिशन करती हैं, और दूसरा बताया था उस सूट का एक विटनेस एडमिशन करता है। अगर पार्टीज ऑफ सूट ने एडमिशन किया है और कोर्ट में किया है, प्लीडिंग्स में किया है, या कोर्ट में एविडेंस के सामने किया है, तो अब कोई और एविडेंस लाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन विटनेस है, प्लीडिंग्स में लिखा है कि वो पर्टिकुलर विटनेस के सामने एडमिशन किया था, या उस विटनेस ने एडमिशन किया था, और वो इस सूट के फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड है, देन भी वो विटनेस कोर्ट में आएगा, ओरल एविडेंस देगा विटनेस आकर कोर्ट में, तभी वो एडमिशन कहलाएगा। और इस एडमिशन को, ये वाला एडमिशन जो विटनेस ने किया है, इसको कोरोबोरेट भी कराया जा सकता है, इसको विटनेस से कंट्राडिक्ट भी कराया जा सकता है। डिटेल वीडियो ऑलरेडी दोस्तों मैं बना चुका हूँ कि इसका यूज़ किस तरीके से होगा, वो आप लास्ट वीडियो देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि जिन सज्जन का ये कमेंट था कि अगर एडमिशन डॉक्यूमेंट में कर दिया गया है तो उसको प्रूव करने की क्या आवश्यकता है, तो किन-किन सिचुएशन में प्रूव करना ही पड़ेगा एविडेंस लाकर, वो आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे कि वो पर्सन्स कौन-कौन से होंगे, वो पार्टीज़ कौन-कौन सी होंगी, वो व्यक्ति कौन-कौन से होंगे जो एडमिशन स्वीकृति कर सकते हैं, जिनकी स्टेटमेंट जो फैक्ट एंड इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट पर प्रकाश डालते हैं, वो स्टेटमेंट कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके एडमिशन कहलाएँगे और उनके स्टेटमेंट एडमिशन कहलाएगी। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली होगी। अच्छी मिलती है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करना मत छोड़िए। देखिए, लास्ट वीडियो पर व्यूज़ तो अच्छे आए, लेकिन कमेंट नहीं किए। मुझे ऐसा लगता है कि एक सज्जन का कमेंट मैंने वीडियो में बनाकर दिखाया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग गया आप लोगों को भी हमें कमेंट दिखाकर, हमारा नाम दिखाकर ये कह दिया जाता है कि सोचते होंगे कि मैंने कमेंट कर दिया तो इनको कुछ आता नहीं है। अरे! ऐसा नहीं है भैया, आप कमेंट करते रहो। जो कमेंट करेगा वही सबसे ज़्यादा सीखेगा जीवन में, नोट कर लेना आप। क्योंकि जो कमेंट कमेंट वो करता है जिसके मन में डाउट आ रहा है, और डाउट तो सबके आता है। लेकिन जो कमेंट नहीं करता उसका डाउट दूर नहीं होता, जो कमेंट कर देता है उसका डाउट दूर हो जाता है।
वीडियो तो कभी-कभी बनती है कमेंट्स पर, बाकी तो मैं वहीं जवाब दे देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।